डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी चैनल पे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। जब गर्भावस्था होती है तो रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, कौन से एलिमेंट्स की कमी हो जाती है। थायमीन की, कैल्शियम की, नामसिन की, कैलोरी की। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। थायमीन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की, नामसिन की, कैलोरी की। तो राइट आंसर बताएं। तो देखिए, गर्भावस्था में रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है। संतुलित आहार ना ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है। शारीरिक शक्ति की क्षीणता हो जाती है, भार में कमी हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, इनमें से सभी। देखिए, संतुलित आहार ना ग्रहण करने से शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, भार में कमी हो जाती है और कमजोरी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है। इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, एनीमिया, मलेरिया। तो आपका जो पोषणहीनता से संबंधित रोग है वो एनीमिया है, रक्त अल्पता। पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाता है दूध, चीनी युक्त गर्म दूध, नमक युक्त ठंडा पानी, नमक व चीनी युक्त पानी का घोल। तो पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाता है नमक व चीनी युक्त पानी का घोल। बच्चों को पूरक आहार कितने माह बाद देना चाहिए। 6 माह बाद, 8, 3, 9 माह बाद। जो बच्चे हैं उनको जो पूरक आहार है वो कितने दिन बाद देना चाहिए। 6 महीने बाद आप दे दोगे, 8 महीने बाद, 3 महीने बाद कि 9 महीने बाद। जल्दी से आंसर दे। तो बच्चों को पूरक आहार हमें 6 महीने बाद देना चाहिए। गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है किसकी। प्रोटीन की, कैल्शियम की, खनिज लवण की, लौह तत्व की। जो गर्भावस्था होती है उसमें आवश्यकता बढ़ जाती है, प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है, कैल्शियम की, खनिज लवण की, लौह तत्व की। तो गर्भावस्था में लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। जो विटामिन सी है उसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। एक दूध पिलाने वाली माता है उनको पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितने अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। 10 ग्राम, 15 ग्राम, 17 ग्राम, 25 ग्राम। तो एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने में प्रतिदिन के आहार में कुल 10 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है प्रशीतनता में, किण्वन में, निर्जलीकरण में, इनमें से किसी में नहीं। तो आपका रेफ्रिजरेटर का प्रयोग प्रशीतनता में होता है, प्रशीतन में होता है। ज़्यादा ऊष्मा शक्ति प्रदान करने वाले पदार्थ वसा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम। वसा प्रदान करेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की कैल्शियम। तो ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करने वाला पदार्थ वसा है। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, इनमें से कोई नहीं। तो पोषण मानव जीवन की प्रथम आवश्यकता है, प्राथमिक। जो पोषण है वो मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि यह सुपाच्य होता है। इसमें समस्त पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। इसमें किसी प्रकार के संक्रमण का भय नहीं होता है, इनमें से सभी। जो माँ का दूध होता है वो शिशु के लिए सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि यह सुपाच्य भी होता है। इसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। इसमें किसी प्रकार के संक्रमण का भय नहीं होता। तो राइट आंसर होगा 4th, इनमें से सभी। शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है माता का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध।
तो आपके शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार आपका माता का दूध है, सबको पता है। गर्भवती महिला का आहार का निर्धारण करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? गर्भस्थ शिशु की आहार संबंधी आवश्यकता, महिला की आयु, महिला का व्यवसाय, परिवार में सदस्यों की संख्या। तो इस बात को अब देखें कि गर्भवती महिला के आहार को हम जो निर्धारण करें उसमें सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए। तो उसमें हमें सबसे पहले गर्भस्थ शिशु की आहार संबंधी आवश्यकता देखनी चाहिए कि जो गर्भस्थ शिशु है उसकी आहार संबंधी आवश्यकता क्या है। बाल्यावस्था में आहार नियोजन करने में महत्वपूर्ण कारक, आर्थिक स्थिति, बालक की रुचि, शारीरिक वृद्धि, क्रियाशीलता, भोजन में भिन्नता। तो बाल्यावस्था में आहार नियोजन में महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? आर्थिक स्थिति है, बालक की रुचि है, शारीरिक वृद्धि, क्रियाशीलता, भोजन में भिन्नता। तो देखिए बाल्यावस्था में आहार नियोजन करने में महत्वपूर्ण कारक शारीरिक वृद्धि और क्रियाशीलता है। शिशु जन्म के समय माता के स्तनों से निकलने के बाद वाला गाढ़ा पीला द्रव कहलाता है। तो शिशु जन्म के समय माता के स्तन से जो निकलने के बाद वाला जो गाढ़ा पीला द्रव होता है वो क्या कहलाता है? कैलोस्ट्रोम हार्मोन्स वसी लवण। तो वो कैलोस्ट्रोम कहलाता है। राइट आंसर इज बी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसी के साथ ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज के फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। धन्यवाद।